हेलो और स्वागत है सभी का पॉइंट टू लर्न चैनल पर। मैं सच में आज के इस गहन विश्लेषण को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी। आज का विषय ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल, मतलब जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? बस कुछ पुरानी तारीखें हैं ना, कि फला राजा कब गद्दी पर बैठा या कौन सा युद्ध किस साल लड़ा गया। स्कूल में तो हमने बस यही रट्टा मारा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम इस चैनल पर जो मिशन लेकर चले हैं वो ये है कि हम इतिहास को देखने का नजरिया बदलेंगे। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि क्या इतिहास सिर्फ तारीखें याद करने का विषय है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश या सोच होती है। सही बात है। और इसी बात को गहराई से समझने के लिए आज हम कुछ विशेष प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर चर्चा करने वाले हैं। इन स्लाइड्स का जो मुख्य विषय है वो है इतिहास कैसे, कब और कहां। अरे वाह, सुनने में ही काफी दिलचस्प लग रहा है ना? और अगर हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ देखें तो इसमें एक विजुअल संदर्भ दिया गया है। ये जेरेनेल द्वारा 1782 में बनाया गया हिंदुस्तान का नक्शा है। 1782 मतलब अंग्रेजों के शुरुआती दौर का। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अतीत को समझने के लिए सूचना के स्रोत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप सोचेंगे कि नक्शा तो सिर्फ रास्ते दिखाने के लिए होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन ये नक्शा सिर्फ भौगोलिक नहीं था। यह ब्रिटिश सत्ता का इस उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण दिखाने का एक राजनीतिक टूल था। अच्छा, मतलब वो कागज पर अपनी ताकत दिखा रहे थे। बिल्कुल सही। और यहीं से हमारा पहला बड़ा सवाल शुरू होता है, हमारी स्लाइड 2 और 3 के आधार पर, कि हम आखिर इतिहास किसे मानते हैं। बहुत सही सवाल है, क्योंकि अगर नक्शा रास्ता दिखाने के बजाय ताकत दिखा रहा है तो इतिहास की तारीखें भी तो कुछ और ही कहानी कह रही होंगी। एकदम सटीक बात कही आपने। इतिहास सिर्फ तारीखों की एक सूखी सूची नहीं है। ये अध्ययन समय के साथ आए बदलावों का अध्ययन है। समय के साथ आए बदलाव मतलब कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम तथ्य या पॉइंट इन टाइम कहते हैं। जैसे किसी राजा की ताजपोशी या कोई खास युद्ध, इनकी एक पक्की तारीख होती है। हाँ, जैसे पानीपत का युद्ध इस तारीख को हुआ, वो तो एक दिन में हो गया। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ होती है एक प्रक्रिया या कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो बहुत लंबी अवधि के बदलाव होते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, भारत में चाय पीने का चलन। अरे हाँ, चाय। हाँ, अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हुआ होगा कि किसी एक दिन पूरे देश ने तय किया कि चलो आज से हम सब चाय पिएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल, ये स्वाद तो धीरे धीरे विकसित हुआ। जैसे उस पुराने लिप्टन चाय के विज्ञापन का जिक्र आता है। ओह, वो लिप्टन वाला विज्ञापन मुझे याद आ रहा है। हाँ, उसमें पृष्ठभूमि में एक महल है, सामने एक शाही घुड़सवार है। तो मुझे वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहे थे। नहीं, वो एक शाही जीवन शैली बेच रहे थे। वो दिखा रहे थे कि चाय पीना एक स्टेटस सिंबल है, और ऐसे बदलाव किसी एक तारीख को नहीं होते। इसी तरह रेलवे का विकास देखिए, पटरियां रातों रात तो नहीं बिछ गई ना। हाँ, दशकों लग गए होंगे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जब इतिहास लिखने वालों का फोकस बदलता है तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। पारंपरिक इतिहास हमेशा सत्ता के केंद्र पर फोकस करता था, राजा, उनकी नीतियां, युद्ध। लेकिन नया इतिहास तो आम जीवन, बाजार और नए विचारों पर केंद्रित है। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मैं एक एनालॉजी देती हूँ। इतिहास ना एक कैमरे के लेंस की तरह है। दिलचस्प। हाँ, मतलब अगर लेंस सिर्फ राजाओं के चमकते महलों पर फोकस करेगा तो जो आम जनता की बस्ती है वो तो फ्रेम में धुंधली हो जाएगी ना। बहुत खूब, एकदम सही उपमा है। तो तारीखें अपने आप में कुछ नहीं होती, हम किस घटना को कैमरे के केंद्र में रखते हैं वही उसे महत्वपूर्ण बनाता है। और यहीं से हमारी चौथी, 5वीं और 6ठी स्लाइड का विषय सामने आता है। चूंकि फोकस का इतना महत्व है तो हमें ये देखना होगा कि भारत के इतिहास का ये कैमरा किसके हाथ में था। और इसका जवाब तो मुझे लगता है हम सब जानते हैं, ब्रिटिश इतिहासकारों के हाथ में। बिल्कुल। और उनका नजरिया बेहद एक तरफा था। उनका लिखा हुआ इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होकर आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तक चलता था। मतलब उसमें तो भारतीयों की अपनी गतिविधियों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और इसे एक कदम और आगे ले गए जेम्स मिल। ये एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे। 1817 में जो किताब आई थी, हाँ, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने तो भारत के इतिहास को सीधे धर्म के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल।
वेट, सच में? हिंदू, मुस्लिम और फिर ब्रिटिश, ईसाई नहीं? हाँ, देखिए कितनी बड़ी चालाकी है। ये तो बहुत ही भ्रामक है। बिल्कुल। मिल का तो ये मानना था कि एशियाई समाज पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। वो लिखते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ केवल धार्मिक बैर और अंधविश्वास था। उफ। और उनका तर्क था कि केवल ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता की राह पर ला सकता है। लेकिन आज के इतिहासकार तो इस बात को नहीं मानते होंगे ना? बिल्कुल नहीं। इतिहासकारों ने इस धर्म आधारित विभाजन को पूरी तरह खारिज कर दिया है। हाँ, क्योंकि प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक ही धर्म थोड़ी था। एक ही समय में अलग अलग मान्यताओं वाले लोग थे। सही कहा। और पश्चिमी दुनिया का जो विभाजन है ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, वो भी भारत पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पश्चिम में आधुनिक काल का मतलब है विज्ञान, तर्क, स्वतंत्रता और समानता का विकास। क्या ब्रिटिश भारत में ऐसा कुछ था? बिल्कुल नहीं। कोई समानता या स्वतंत्रता तो थी ही नहीं। इसीलिए इतिहासकार इसे आधुनिक काल नहीं कहते, बल्कि इसे औपनिवेशिक या कॉलोनियल काल कहते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब बिना आजादी वाले दौर को आधुनिक कहना तो वैसा ही है जैसे किसी नई पेंट की गई जेल को 5 स्टार होटल बता देना। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल सटीक उदाहरण। जेल तो जेल ही रहेगी, चाहे पेंट नया हो। तो जब हम इसे औपनिवेशिक कहते हैं तो मेरी समझ में ये आता है कि हमें समझना होगा कि ये औपनिवेशीकरण आखिर काम कैसे करता था। वो इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल कैसे करते थे? ये हमारी 7वीं से 10वीं स्लाइड का हिस्सा है। औपनिवेशीकरण कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं था। इसके मुख्य रूप से 3 स्तर थे। अच्छा, कौन कौन से? पहला राजनीतिक, जहां उन्होंने स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाया। दूसरा आर्थिक, जहां वो भारत से सस्ती कीमत पर माल खरीदते थे और जबरदस्ती व्यावसायिक खेती कराते थे। ओहो, मतलब पूरी तरह से शोषण। हाँ, और तीसरा जो सबसे गहरा था, सामाजिक व सांस्कृतिक। उन्होंने लोगों के स्थानीय रीति रिवाजों और पसंद नापसंद में जबरन बदलाव लाना शुरू किया। वही जो हमने चाय वाले उदाहरण में देखा था। बिल्कुल। लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें पूरे देश पर बहुत कड़ी नजर रखनी थी, और इसके लिए उन्होंने अपनाया अभिलेखों का तरीका, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा। हर चीज लिख कर रखना। हाँ, ब्रिटिश मानते थे कि हर चीज को स्पष्ट लिखना और संभाल कर रखना ही शासन की असली कुंजी है। आज हम जो पिछले 250 सालों का इतिहास पढ़ते हैं, वो काफी हद तक इन्हीं रिकॉर्ड से मिलता है। बाप रे, तो वो ये सब रखते कहाँ थे? उन्होंने हर तहसील, कलेक्ट्रेट और कचहरी में रिकॉर्ड रूम बनाए। बड़े बड़े अभिलेखागार या आर्काइव्स बनाए गए। लेकिन तब तो कंप्यूटर नहीं थे, तो ये सब। हाँ, इसीलिए 19वीं सदी की शुरुआत में खुशनवीसी, या जिन्हें हम सुलेखनवीस या कैलीग्राफर्स कहते हैं, वो रखे गए थे, जो बहुत सुंदर लिखावट में लिखते हैं। बिल्कुल। वो इन दस्तावेजों की सुंदर नकलें बनाते थे। हमारी स्रोत सामग्री में 1946 के एक गोपनीय गवर्नमेंट मेमो का उदाहरण है। अच्छा, उसमें क्या है? वो नौसेना विद्रोह के बारे में है। उसमें बहुत ही रूखे तरीके से लिखा है कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब सिर्फ एक आंकड़ा बना के रख दिया? हाँ, इसके अलावा वो सर्वेक्षण या सर्वे बहुत करते थे, जैसे राजस्व सर्वेक्षण, जिससे वो मिट्टी की गुणवत्ता मापते थे कि कितना लगान मिल सकता है। पैसे निकालने के तरीके। वानस्पतिक और प्राणी विज्ञान के सर्वे, कि कौन से पेड़ पौधे और जानवर उनके काम आ सकते हैं। सब कुछ अपने फायदे के लिए। और 19वीं सदी के अंत से उन्होंने हर 10 साल में जनगणना शुरू कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि राज करने के लिए देश के एक एक हिस्से को जानना जरूरी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा सवाल ये है कि अगर ब्रिटिश हर चीज का इतना सटीक रिकॉर्ड रख रहे थे, तो क्या हम सिर्फ उनका लिखा हुआ पढ़कर उस दौर का पूरा सच जान सकते हैं? क्या उन खूबसूरत फाइलों में कोई कमी थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब हमारी 11वीं और 12वीं स्लाइड में छुपा है। जो चीज आधिकारिक फाइलों में दर्ज होते हैं ना, वो अक्सर सिर्फ सत्ता का सच होती है, जमीनी हकीकत नहीं। मतलब वो सिर्फ वही लिखते थे जो वो चाहते थे? बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक हिमखंड या आइसबर्ग का उदाहरण लीजिए। आइसबर्ग? हाँ, जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, विजिबल होता है, वो बहुत छोटा होता है। ये विजिबल हिस्सा उन सरकारी रिकॉर्ड्स की तरह है। अच्छा, जो सिर्फ सरकारी अफसरों की नीतियां दिखा रहा है। हाँ, और उनकी दिलचस्पियां, उनके डर। जैसे अगर आप ब्रिटिश रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे तो 1857 के विद्रोहियों को सिर्फ लालची और बेरहम बताया गया है, क्योंकि वो तो उनके खिलाफ लड़ रहे थे ना। बिल्कुल। लेकिन जो आइसबर्ग का पानी के नीचे का हिस्सा है, जो अदृश्य है, हिडन है, वो बहुत विशाल है। वो है हमारा असली भारत, आम जनता का भारत। हाँ,
आम जनता की भावनाएं, किसानों की तड़प, खदान मजदूरों की घुटन और आदिवासियों के संघर्ष, ये सब आपको उन सरकारी रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं मिलेगा। वो रिकॉर्ड सिर्फ सत्ता का नजरिया पेश करते हैं। तो फिर अगर सरकारी फाइलों में ये सब नहीं है तो हमें आम लोगों की आवाज कहाँ से मिलेगी? इसके लिए इतिहासकारों को अन्य स्रोतों की तरफ मुड़ना पड़ता है, जैसे लोगों की निजी डायरियां, विदेशी यात्रियों के संस्मरण। हाँ, जो बाहर से लोग आते थे घूमने। बिल्कुल, और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली पुस्तिकाएं, लोगों की आत्मकथाएं, और सबसे महत्वपूर्ण उस समय के अखबार। अखबारों से तो बहुत कुछ पता चलता है। हाँ, जैसे स्रोत में 1946 के हिंदुस्तान टाइम्स का एक उदाहरण है। दिल्ली में पुलिस हड़ताल की एक रिपोर्ट छपी थी। अरे, पुलिस ने भी हड़ताल की थी? हाँ, और उसमें एक पुलिस वाले का सीधा बयान छपा था कि हमें पुलिस लाइंस में जो खाना मिलता है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। बाप रे, ये तो कोई अफसर अपनी रिपोर्ट में कभी नहीं लिखेगा। महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? एक बड़ी चुनौती आज भी कायम है। ये जो हम वैकल्पिक स्रोत देख रहे हैं ना, डायरियां, अखबार, ये भी तो साक्षर लोगों ने ही लिखे हैं। ओह हाँ, जो पढ़े लिखे थे। बिल्कुल, जो बेचारे अनपढ़ गरीब थे, जो किसान खेतों में पसीना बहा रहे थे या जो आदिवासी जंगलों में संघर्ष कर रहे थे, उनकी कहानी खोजना आज भी एक बहुत ही जटिल कार्य है। वाकई, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट का रिव्यू सिर्फ उसके मैनेजर की रिपोर्ट से पढ़ना और उन ग्राहकों की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना जिनका वो खाना खाकर पेट खराब हो गया था। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन उपमा। और यही कारण है कि अब इतिहास को देखने का तरीका बदल रहा है। और यही हमारी आखिरी स्लाइड का विषय भी है ना, निष्कर्ष। जी हाँ, इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि इतिहास की किताबों का नाम हमारा अतीत यानी सिंगुलर नहीं होता। हाँ, वो हमारे अतीत मतलब आर पास्ट प्लूरल में होता है। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास एक नहीं कई हैं। एक नवाब का इतिहास एक किसान के इतिहास से बिल्कुल अलग था। हाँ, एकदम अलग दुनिया। हाँ, तो असली इतिहास बंद फाइलों से बाहर उन आम लोगों के जीवन में बसता है। क्या बात है, आज की ये चर्चा सच में आंखें खोलने वाली थी। इतिहास की उन बोरिंग तारीखों के पीछे इतना कुछ छुपा है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यही तो इस गहन विश्लेषण का मजा है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जाने से पहले मैं आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर इतिहास हमेशा ताकतवर और साक्षर लोगों द्वारा ही लिखा जाता है, तो आज से 200 साल बाद जो भविष्य के इतिहासकार होंगे वो हमारे आज के इस दौर को कैसे देखेंगे? बहुत गहरा सवाल है। क्या वे सिर्फ हमारे इंटरनेट पर मौजूद वेरीफाइड सोशल मीडिया पोस्ट को ही सच मान लेंगे, या उन करोड़ों आम लोगों की आवाज ढूंढ पाएंगे जो शायद इस डिजिटल दुनिया में कहीं है ही नहीं? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, आप लोग इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो दोस्तों, पॉइंट टू लर्न चैनल के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको आज का ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आज की चर्चा में आपको सबसे ज्यादा क्या हैरान कर गया। भविष्य में ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और विस्तृत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।